नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भारतीय संस्कृति पढ़ने वाले हैं। यह अध्याय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन में 15 मार्च 1951 को दिया गया उद्घाटन भाषण है। इस भाषण में भारत की विविधता में एकता, विभिन्न भाषा, जाति, धर्म और सांस्कृतिक पहचान को एक सूत्र में पिरोने की बात कही गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सरल, सुबोध और आत्मीय है, जिसमें वह लोकल मुहावरे और हिंदी की विभिन्न बोलियों का भी सहज उपयोग करते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण पाठ को विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं, बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकारों की और इतनी गहरी नजर आएंगी, जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इस प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम, जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी, देखने को मिलेगा। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ के फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबोहवा का असर इंसान के रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा और शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी, जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को, जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है, जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों को संगमस्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी इच्छा,
अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा, जैसे कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंतकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ जो बहुत करके भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुजि था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और सांप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और पसरने दिया। भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंश में कायम है, जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात उनको अपनी संस्कृति के अनुकूल किस तरह बना सकते हैं। इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हमारे लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पद दलित हुए, हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ, क्रांतिकारी को, रविंद्र ठाकुर जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे, वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्रों से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक व्यापक है। हमारे सामने आज जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है
कि हमारी यह ऐतिहासिक नैतिक चेतना जो हमारे जनजीवन की आज तक प्रधान संचालक रही है, वह आज की परिस्थितियों में हमारे लिए लाभदायक है या नहीं। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में इस बारे में दो विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों का विचार है कि वर्तमान उद्योग प्रधान युग में उस नैतिक चेतना का कोई विशेष मूल्य नहीं जो मनुष्य को अहिंसा और सेवा तथा त्याग का पाठ पढ़ाती हो। कहा जाता है कि वर्तमान प्रतियोगात्मक आर्थिक व्यवस्था में तो स्वार्थ साधना की तीव्र भावना, दूसरों को एक तरफ ठेलकर अपने को आगे बढ़ाने की अदम्य लालसा इत्यादि गुणों की अत्यंत आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों पूर्व इसी प्रकार के आचरण को हमारे शासक लोग अधिक पसंद करते थे। औद्योगिक युग की इस उद्दंड अहम भावना के मुकाबले में अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना के विनम्रता और विनय के आदर्श को हमें तोलना है और यह तय करना है कि हम अपनी उस ऐतिहासिक नैतिक चेतना को भारत के नवनिर्माण की प्रधान प्रेरक शक्ति बनाएंगे अथवा वर्तमान काल के पाश्चात्य सभ्यता के उद्दंड अहमत्व को। यहाँ यह कह देना अनुपयुक्त न होगा कि इस उद्दंड अहमत्व को महत्व देने का ही अनिवार्य परिणाम यह है कि पाश्चात्य देशों में एक ओर तो श्रेणी संघर्ष के सिद्धांत का जन्म हुआ है और दूसरी ओर हृदयहीन आर्थिक और राजनैतिक शोषण और साम्राज्यवादिता का। इस आदर्श के फलस्वरूप ही मनुष्य की कीमत मशीन के पुर्जे से अधिक नहीं रह गई है और मानव जीवन में भी मत्स्य न्याय का बोलबाला हो रहा है। हमें यह तय करना है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति का अनिवार्य भाग यह मत्स्य न्याय ही है अथवा वैसी प्रगति उस नैतिक चेतना के आधार पर भी हो सकती है जो भारत के मनीषियों ने यहाँ के नरनारियों के सामने रखी थी। पाश्चात्य देशों ने पिछली शताब्दियों में विज्ञान में जो प्रगति की है और उद्योग धंधों में जो अभूतपूर्व विकास किया है, हम अपने को और इस देश को यदि उससे अलग भी रखना चाहें तो नहीं रख सकते और अलग रखना भी न तो जरूरी है न वांछनीय। हमें देखना यह है कि उसके दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवानिष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो। एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में, और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है।
हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति कर फिरदौस बरुएज मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस बारे में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें? मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों का स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। दूसरी बात है ऐसी संस्था की स्थापना की जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमें इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था, कर फिरदौस बरुएज मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति होगा। राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, आज हमने कक्षा 10 के अध्याय भारतीय संस्कृति को पढ़ा और समझा। इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि भारत विविधताओं से भरा होने के बावजूद एकता, अहिंसा, सत्य और त्याग के मूल्यों में एक सूत्र में बंधा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमें यह भी बताया कि भारतीय संस्कृति में समन्वय और सहिष्णुता की भावना हमेशा प्रमुख रही है। अगर आपको यह वीडियो पाठ उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पाठ में। नमस्कार दोस्तों।